नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हार गई मनु भंडारी द्वारा लिखित ये जो कहानी संग्रह है, इस कहानी संग्रह पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस कहानी संग्रह में लगभग 12 कहानियाँ संकलित हैं। 12 कहानियों को लेकर एक एक करके मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो आज इस कहानी संग्रह में आने वाली जो छठी कहानी है, जिसका शीर्षक है अभिनेता, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभिनेता यह कहानी इस कहानी संग्रह में छठे नंबर पर आती है। और इस कहानी का शीर्षक भले ही अभिनेता हो, लेकिन इस कहानी के केंद्र में एक स्त्री है, अभिनेत्री है। ये आपको ध्यान में रखना है। और अभिनेत्री अर्थात एक स्त्री को केंद्र में रखकर लिखी गई ये कहानी है। लगभग इस कहानी संग्रह में आने वाली एक दो कहानियाँ अगर छोड़ दी जाए तो वो सभी कहानियाँ स्त्री को केंद्र में रखकर लिखी गई है। अब इस कहानी को शुरू करने से पहले पात्रों का परिचय इस तरह है। इस कहानी की प्रमुख पात्र नायिका, जिसका नाम है रंजना, जो एक अभिनेत्री है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक बहुत ही प्रसिद्ध और जैसे कलाकार, अच्छी कलाकार है और उतनी ही अच्छी एक व्यक्ति रूप में वो प्रस्तुत होती है इस कहानी में। दूसरा पात्र इस कहानी में प्रमुख रूप से आता है दिलीप ओझा। दिलीप ओझा यह जो रंजना का प्रियकर होता है बाद में। तीसरा जो पात्र है इस कहानी में आने वाला कामिनी। और इसके अलावा भी एक दो पात्रों के नाम या एक दो व्यक्तियों के नाम इस कहानी में जुड़ जाते हैं, जैसे दिलीप ओझा की पत्नी रेखा, कामिनी का पति अशोक। इन लोगों के अप्रत्यक्ष रूप से सिर्फ नाम आते हैं, वे प्रत्यक्ष रूप से कभी भी इस कहानी में प्रस्तुत नहीं होते। अब इस कहानी की कथा वस्तु या इस कहानी का सारांश जब हम देखेंगे तो लेखिका ने इस कहानी में एक अभिनेत्री के माध्यम से एक असल जीवन में अभिनय करने वाले एक व्यक्ति का चरित्र चित्रण किया है। अब हम जानते हैं कि इस कहानी का शीर्षक तो अभिनेता है, तो लेखिका ने अभिनेत्री को क्यों रखा है या अभिनेता का जीवन इसमें आया है क्या? तो अभिनेता का जीवन इसमें कहीं पर भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हीरो का या अभिनेता का जो कलाकार होता है उसका जीवन हमें इस कहानी में कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन एक अभिनेत्री का मिलता है। उस अभिनेत्री के जीवन में आने वाला जो व्यक्ति है उसको हम अभिनेता कह सकते हैं, क्योंकि वो असल जीवन में एक्टिंग कर रहा है, असल जीवन में वो कलाकार है। उसे जैसे हड्डी का कलाकार ऐसा बोल सकते हैं, मतलब वो जन्मता जैसे उसके खून में कलाकारी है, तो वो खून से ही कलाकारी लेकर जीवन में आया है। लेकिन असल जीवन में भी बहुत सारे लोग जैसे कलाकारी करते हैं या अपने जीवन में बहुत सारे कैरेक्टर अपनाते हैं, निभाते हैं। और हर एक चेहरे के पीछे एक मुखौटा होता है, हर एक चेहरे के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ रहता है, हर एक चेहरे के पीछे कुछ न कुछ रहता है। वही इस कहानी में आया हुआ है। वैसे ये कहानी प्रेम संबंधों को भी लेकर आती है। कहानी बिल्कुल भी हमें बोरिंग नहीं करती, कहानी बहुत ही अच्छी है। थोड़ी सी लेखिका ने यहाँ कही भी है कि कहानी थोड़ी खट्टी मीठी ज़रूर है, लेकिन बहुत पसंद भी आ सकती है पाठकों को। तो इस कहानी में यह उनकी कहानी स्त्री केंद्रित है ही। इस कहानी में लेखिका ने स्वयं शुरू में इस कहानी के कहा है कि मैंने इस कहानी का नाम अभिनेता रखा और इसकी शुरुआत मैं अभिनेत्री से कर रही हूँ। और हो सकता है कि लेखिका को अपने इस शीर्षक की सार्थकता की ज़्यादा चिंता है, और शीर्षक का जो सार्थक होना या उसको सार्थक करने के लिए व्यक्ति का विचार करना या लेखक का एक विचार करना वह एक जायज़ है, और वो अपने शीर्षक की सार्थकता करना चाहती है। इसके लिए वो कहानी को किस मोड़ की ओर लेकर जाती है, यह हमें इस कहानी में देखना है। लेखिका ने लिखा है कि यह उसकी कथा है जिसका बचपन एक साधारण रहा है। कॉलेज के जीवन में रंगमंचीय जीवन से वो जुड़ी हुई थी। वहाँ से ये जो है अभिनेत्री तो एक फिल्मी दुनिया में या फिल्मी सितारों की कतार में कैसे आकर बैठ जाती है और आदि बात में जैसे इसमें आ जाती है। यह कहानी उतनी ही मीठी है जितनी कड़वी भी लगती है। आज जिस मुकाम पर इस कहानी की नायिका अभिनेत्री रंजना बैठ गई, उसका पिछला जीवन और नाम उसे याद नहीं है, क्योंकि फिल्मी दुनिया ने जो नाम दिया उसी नाम से वो प्रसिद्ध हो गई है। भगवान ने उसे जितना सुंदर बनाया था उतना ही उसे कलाकार भी बनाया था, उसके अंदर इतनी कलाएँ भी दी थी। फिल्मी हीरोइन के बारे में अक्सर हम देखते हैं कि लोग उसको बहुत चाहते हैं, बहुत मानते हैं,
जैसे हर कोई बेताब रहता है उनसे मिलने के लिए, उनके आजकल तो उनके साथ सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए बहुत लोग तैयार रहते हैं। वैसे ही रंजना को देखने के लिए बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष आदि सब बेताब रहते थे। हालांकि हीरोइन इतनी प्रसिद्ध थी, लेकिन खास बात स्त्रियों के बारे में कहा जाता है, अक्सर पति लोग अगर अपने बीवी के सामने ही अपनी पसंद की हीरोइन की तारीफ करने लगे तो कोई भी एक पत्नी होने के नाते वह जलन ईर्ष्या के मारे नाराज़ हो सकती है, चिढ़ सकती है। पति लोग रंजना का रूप अपनी पत्नियों में अक्सर देखते हैं और लोग अपने आप को काबू में नहीं रख पाते अगर रंजना सामने दिखी तो। रंजना आम अभिनेत्रियों से थोड़ी सी भिन्न थी। उसका साज श्रृंगार, नाच गाना, उसकी अभिनय की जो कला है, ये फिल्मी दुनिया तक ही सीमित थी। असल जीवन में या उसके अपने व्यक्तिगत जीवन में वो बिल्कुल भिन्न थी। रहन सहन बिल्कुल एक सीधे व्यक्ति की तरह रहता था, न वह किसी से ज़्यादा मिलती थी और सादे ढंग से रहना उसे ज़्यादा पसंद था। रंजना में फिल्मी दुनिया में जैसे फूक फूक कर पाँव रखे थे। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं, अनुभव नहीं किया है, लेकिन कभी कभार पेपर में या न्यूज़पेपर में या कहीं कहीं हम सुनते हैं, देखते हैं कि फिल्मी दुनिया में बहुत कुछ उथल पुथल हमेशा होती रहती है और गलत काम होते हैं, गंदी चीज़ों से वहाँ पाला पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों से अपनी दूरी बना के रखी है रंजना ने। उसके पास दौलत और शोहरत दोनों भी 12 मास रहते हैं, हमेशा टिकी हुई दौलत और शोहरत भी उसके पास है, मगर फिर भी रंजना खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसके दुख का कारण उसका अकेलापन है, वो अकेली है। फिल्मों में अक्सर अभिनेत्रियाँ, हीरोइन जो होती है प्रेम की एक्टिंग करने लगती है, प्रेम का अभिनय करने लगती है और अभिनय करते करते उसके मन में भी ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसे लगता है कि मुझे भी कोई ऐसा चाहने वाला, प्रेम करने वाला होना चाहिए और वो अक्सर सोचने लगती है। उसे भी लगता है कि जैसे लैला मजनू से करती थी या मजनू लैला से करता था, हीर रांझा से करता था, ऐसा एक जो आदर्श प्रेम होना चाहिए। कोई भी मुझसे इतना पागल होकर प्रेम करना चाहिए, ऐसा रंजना को लगता है। और उसके चाहने वालों की तो ऐसे कमी नहीं थी। हीरोइन के बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, बहुत सारे देखने वाले रहते, फैंस होते हैं। कहने का मतलब है कि उसके चाहने वालों की बिल्कुल कमी नहीं थी, हर कोई उसे पसंद करता था। पर ऐसा कोई नहीं था जो उसके दिल की धड़कनें बढ़ा सके, उसको अपना बना सके, ऐसा कोई नहीं था। एक शाम को वो बैठकर अपने ही घर में कुछ पढ़ रही थी, तभी कामिनी वहाँ आ जाती है। अब कामिनी की सालगिरह है और उस सालगिरह की पार्टी उसने अपने घर में रखी है और वो कहती कि मेम साहब आपको आना ही पड़ेगा। वो आमंत्रित करती है। रंजना ऐसे किसी पार्टी में अक्सर जाती नहीं है और उसे जाना पसंद भी नहीं है, इसलिए वह कामिनी को इनकार कर देती है कि मैं नहीं आ सकती, मैं तुम्हारा गिफ्ट जो है भिजवा दूंगी। अगले दिन समय पर ढेर सारे फूल लेकर वो जाती है, क्योंकि कामिनी ने उसे ये ज़रूर कहा था कि आपको आना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं आएंगी तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगी, मुझे आपकी गिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है, या आपकी भेंट वस्तु से मुझे मतलब नहीं है, आपकी उपस्थिति ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कारण दूसरे दिन ढेर सारे फूल और एक अच्छा सा पर्स लेकर पहुंच जाती है पार्टी में। बड़े प्यार से कामिनी ने उसका स्वागत किया, फूलों का गुच्छ जो था वो भी स्वीकार कर लिया। और यही पर एक बात होती है, जिस हॉल में ये पार्टी रखी गई थी उस हॉल में रंजना की जैसे ही एंट्री होती है या उसका प्रवेश होता है तो सबकी नज़रें रंजना पर आकर टिक जाती हैं। सबकी नज़रें ऐसे उसको घूर घूर के देख रही है। अगर कोई भी फिल्म स्टार या कोई भी हीरोइन अचानक आपके सामने आने लगी तो कोई भी उसको देखेगा ना, तो प्रसिद्ध है तो देखेंगे, तो ऐसे ही हो जाता है। यही नज़रें उसको हमेशा घायल करती है। रंजना इन नज़रों से हमेशा छिपना चाहती है, बचना चाहती है। हॉल के लोग रंजना के आते ही खुशी से जैसे झूम उठते हैं, लेकिन महिलाओं का चेहरा थोड़ा सा फीका पड़ गया था, अर्थात ईर्ष्या और जलन के मारे जैसे महिलाएं तड़प रही थी कि रंजना इतनी खूबसूरत कैसी है। तो ये एक नैसर्गिक भावना जो महिलाओं में होती है, ऐसा कहा जाता है। तो ये यहाँ पर लेखिका ने लिखी है। रंजना सबकी नज़रें चुराकर एक कोने में जाकर बैठ जाती है, जहाँ सामने ही एक साहब बैठे थे जो खिड़की से बाहर झांक रहे थे।
रंजना को देखकर भी अनदेखा करने वाला ये जो पुरुष था, ये पहला पुरुष था। कामिनी ने उस पुरुष से रंजना का परिचय करवा के दिया। कामिनी ने ये बताया कि वह जो पुरुष है, ये जो व्यक्ति है, वह मेरे पापा के मित्र का बेटा है, इकलौता बेटा है, पुत्र है। और जब परिचय करवाने की बात आ रही थी, तब वो पुरुष कहता है कि इनको कौन नहीं जानता, परिचय तो मेरा इनके साथ करवा दो, क्योंकि इनको तो सब लोग जानते हैं और ये बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है। कामिनी से थोड़ी बात करते हुए फिर वह युवक अपने में ही पड़ जाता है, खिड़की के बाहर झांकने लगता है। फिर कामिनी की आज्ञा लेता है, सिगरेट पीने लगता है। रंजना को उसकी उपस्थिति जैसे घायल कर रही थी। उसे लग रहा था कि ये कैसा व्यक्ति है, जहाँ एक तरफ उस हॉल में बहुत सारे लोग हैं जो रंजना को देखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति है जो रंजना को देखकर भी अनदेखा कर रहा है और इसकी जो उपस्थिति है रंजना को अकड़ती है। लेकिन वो न चाहते हुए भी उस पार्टी में गाना गाती है। गाना समाप्त होने के बाद प्रशंसा के जैसे फूल बरसने लगे थे, हर लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। लेकिन ये जो व्यक्ति था, जिसका नाम था दिलीप ओझा, जो अविचलित भाव से जैसे कि वैसे बैठकर सिगरेट पी रहा था। 3 दिन बाद रंजना स्वयं ही कामिनी के घर जाती है, क्योंकि इन 3 दिनों में वो उस दिलीप ओझा के व्यवहार को जैसे भूल नहीं पाई है। पता नहीं कैसा उन दोनों में आकर्षण पैदा होता है, उसके दिल में आया था। जब पहुंची तो कामिनी घर पर नहीं थी और किसी कारणवश वह बाहर गई थी। तो दिलीप ने दरवाज़ा खोला और उसको बैठने के लिए कहा। रंजना ने स्वयं होकर बात की, वहाँ भी वो बात करना नहीं चाहता था। दोनों की फिल्मी दुनिया और बम्बई के जीवन पर बातें उन दोनों की होने लगी। तभी कामिनी आती है और रंजना को देखकर बहुत बड़ी खुश होती है। फिर तीनों मिलकर ढेरों सारी बातें करते हैं। रंजना फिर इन दोनों को भी अपने घर आने का आमंत्रण देकर घर से वापस आ जाती है। अब रंजना ये कहती है कि उसके मन में दिलीप के प्रति जो क्रोध था, वह क्रोध अब सब बह गया था। लेखिका लिखती है कि दिलीप और रंजना की फिर कैसे मुलाकातें बढ़ने लगी या भेंट होने लगी। अब इन मुलाकातों के बाद कब दोस्ती का प्रेम में परिवर्तन हो जाना पता नहीं, लेकिन इसके बारे में हम सिर्फ कल्पनाएं कर सकते हैं। लेखिका कहती कि मैं इसके बारे में नहीं लिखूंगी, क्योंकि अक्सर हम फिल्मों में, किसी सीरियल में देखते हैं कि पहले दोस्ती हो जाती है, बाद में इसका रूपांतरण प्रेम में हो जाता है। ये हम इसके बारे में भी कल्पना कर सकते हैं कि रंजना और दिलीप कैसे मिले होंगे, जिसके लिए आप कोई भी फिल्म का सहारा भी ले सकते हैं सोचने के लिए, ऐसा लेखिका ने कहा है। अब दिलीप का बिजनेस जैसे जम गया था बम्बई में। उसने अंधेरे में एक बंगला, एक गाड़ी भी खरीद ली थी। अब रोज़ शाम के 5 और 9 के बीच में वो रंजना के साथ रहता, उसको समय देता। दोनों में प्रेम की बातें होने लगती, बहुत शादी तक बातें होने लगी हैं। दिलीप को यह अभिनय का काम पसंद नहीं है। अभिनय का मतलब फिल्मी इंडस्ट्री में रंजना का काम करना दिलीप को पसंद नहीं है, इसलिए रंजना भी ये काम छोड़ना चाहती है। पर दिलीप उसे शादी होने तक रुकने के लिए, या छोड़ो मत ऐसा कहता है, जब शादी हो जाएगी तब तुम ये काम छोड़ देना, ऐसा वो कहता है। अब यहाँ लेखिका को लगता है कि रंजना के साथ रहकर दिलीप के अभिनय के क्षेत्र में या दिलीप का अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाएगा, ऐसा सोचा था। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, यहाँ तो रंजना भी अपना अभिनय छोड़ रही है। असल इस कहानी की शीर्षक की अगर हम बात करें तो अभिनेता है, अभिनेत्री अगर है तो अभिनेत्री के साथ मिलकर ये अभिनेता बन जाएगा, ऐसा लगा था लेखिका को। लेकिन होता ऐसा है कि उल्टा हो रंजना को ही उस अभिनय फिल्मी इंडस्ट्री या अभिनय का क्षेत्र छोड़ने की बात करता है। तो लेखिका को लगता है कि अब मेरे अभिनय के क्षेत्र का या मेरे अभिनेता इस शीर्षक कहानी का क्या होगा। दिलीप बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर जाता था, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तब दिलीप के पत्र ही उसके लिए यानी रंजना के लिए सहारा बनते थे। कामिनी भी तलाक दे रही है, ऐसा दिलीप उसे कहता है। तो कामिनी तलाक दे, एक ज़माना था जब कामिनी अशोक के पीछे पड़ी हुई थी, उन दोनों का भी प्रेम विवाह हुआ था। अब ऐसा क्या हो गया जिसके कारण वह कामिनी अशोक से तलाक ले रही है। तब वो रंजना कहती है कि अच्छा है, आज वो रोज़ रोज़ की किटकिट से जैसे परेशान होकर तलाक दे रही है, हो सकता है उसे ये जीवन पसंद नहीं है,
जो अशोक के साथ उसने बिताया हुआ है। दिलीप की नज़रों में लैला मजनू का जो प्रेम है वह ही आदर्श प्रेम है। किसी कारण हम अपने प्रेम को जैसे हासिल नहीं कर पाते या उसको समाज की नज़रों में नहीं ला पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रेम नहीं है। तो दिलीप का ये चाहना है कि अगर मैं किसी कारणवश तुम्हें पा न सकूं या तुम्हें हासिल न कर सकूं तो ये मत समझना कि मेरा तुम पर प्रेम नहीं है, मैं तुमसे प्रेम करता ही रहूँगा। जैसे ये बातें हमें आदर्शवादी बातें लगती हैं और भुलाना नहीं ऐसा वो समझा रहा है। अब जब 15 दिन बाद वो वापस लौटता है तो बड़ा परेशान लगता है। रंजना उससे परेशानी का कारण पूछती है। उसे पैसों की ज़रूरत है ऐसा वो रंजना को कहता है, क्योंकि उसका पैसा कहीं अटका हुआ है। रंजना बिना कुछ सोच विचार किए हुए ही उसको एक कोरा चेक उसके हाथों में साइन करके दे देती है और कहती कि इसमें तुम जो चाहे वह जो आंकड़ा है उसमें डाल दो। लेकिन वो कहता है कि मुझे सिर्फ 12,000 रुपये चाहिए, तुम ही अपने हाथों से उसमें 12,000 डाल दो और जब मैं यहाँ से देहरादून जाऊँगा, देहरादून से फिर दिल्ली जाऊँगा तो अपने माता पिता से हमारी शादी की बात भी करूँगा। ऐसा कहकर, ऐसा आश्वासन देकर वह जो रंजना को छोड़कर ही कहूँगी मैं, रंजना को बताकर चला जाता है। घर में शादी की बात होगी ऐसा रंजना को लगता है। रंजना भी खुशी खुशी उसे जाने देती है। 6 तारीख के पहले आने के लिए भी रंजना कहती है। दिलीप हाँ बोलकर चला जाता है। इसके बाद दिलीप के सिर्फ लगातार 1, 2, 3 पत्र रंजना को मिले, फिर कोई खबर नहीं आती है। 6 तारीख भी लौट जाती है, दिलीप लौट कर नहीं आता है। और जैसे जैसे दिन बीतते हैं रंजना बहुत परेशान है। उसके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। फिर तारीख जैसे बीत गई है तो रंजना गाड़ी लेकर उसके घर तक, जो मुंबई में उसने बंगला खरीदा था, वहाँ वह पहुँच जाती है। और वो घर भी उसको देखने के लिए या ढूंढने के लिए बहुत समय लगा। शायद वहाँ उसके नौकर के पास कोई खबर हो ऐसा उसे लगा, पर वहाँ कोई खबर उसे मिलती नहीं है। दिलीप के घर में एक राइटिंग टेबल पर जैसे सोफे पर वो बैठी थी और दिलीप की एक तस्वीर रखी गई थी। रंजना का मन तो बहुत करता है कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोए, लेकिन उसके दिमाग में आया कि उसके लिए एक तार लिखी जाए, लिखकर छोड़ दी जाए, फिर वो घर वापस लौट सकती है। इसलिए उसने वहाँ के एक ड्रावर में जो कागज़ वगैरह रखा होगा, इसलिए वो ड्रावर खोला तो उसमें बहुत सारे नीले रंग के पत्र मिले। अब होता है ना, कौतूहलवश उसने उस एक पत्र को उठाया और पढ़ा। एक रेखा नाम की लड़की के वो पत्र थे। अब जैसे ही वो पढ़ने लगी, रंजना को लगा कि शायद कुछ हो सकता है, इसने उसने जल्दी जल्दी उस ड्रावर में जितने भी पत्र रखे थे वो पढ़ डाले। एक पत्र इस तरह था कि दिलीप के पिताजी ने वह लिखा था, जो दिलीप की पत्नी और बच्चों को लेकर स्वयं बम्बई आने वाले थे, क्योंकि दिलीप के किसी स्त्री के साथ कोई या लड़की के चक्कर में वो फंस गया है, किसी स्त्री के चक्कर में वो फंस गया, ऐसा उसके पिताजी को खबर लगी है। इसलिए पिताजी का कहना है कि अगर तुम वापस आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी और बच्चों को लेकर मैं बम्बई आ जाऊँगा। दिलीप ने अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर आने का जो निर्णय लिया था वह अच्छा नहीं था, और वहाँ के उनके ही किसी वकील से उन्होंने 12,000 उधार में लिए थे। वे दिलीप पर कानूनी कार्रवाई करना चाह रहे थे। पिताजी ने बेटे को ये समझाया, तुम खानदान की नाक कटवाना चाहते हो और नाक कटवाने पर तुले हो क्यों? रंजना पढ़ते समय रोए जा रही थी। रंजना के साथ धोखा हुआ था। हम ये पत्र पढ़कर ये जानते हैं कि रंजना के साथ धोखा होता। फिर रंजना ने तार लिखने के बजाय एक कागज़ पर लिखा, दिलीप, मैं तो केवल रंगमंच पर अभिनय करती हूँ, पर तुम्हारा तो सारा जीवन ही अभिनय है। बड़े ऊंचे और सधे हुए अभिनेता हो तुम मेरे दोस्त। ऐसा एक कागज़ पर 2 पंक्तियों में उसने लिखा और वहाँ से वह टूटे हुए अपने दिल को लेकर डगमगाते कदमों से अपनी घर की ओर लौट आती है। लेखिका कहती है, मैं नहीं जानती कि इसके बाद रंजना का क्या हुआ, और मैं ये भी नहीं जानती कि इसके बाद दिलीप का क्या हुआ, लेकिन लेखिका को तो बस अपनी इस कहानी के शीर्षक की सार्थकता में ही खुशी है। वो कहते कि मेरा शीर्षक सार्थक हो गया, क्योंकि अभिनय करना, अभिनेता बनना या अभिनेत्री बनना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से ही अभिनेता नहीं बनता। असल जीवन में भी बहुत सारे लोग अभिनय करते हैं। एक चेहरा ऊपर से दिखता है, अंदरूनी एक मुखौटा उनके भीतर रहता है। तो मुखौटे के पीछे मुखौटे लेकर घूमने वाले अभिनय ही करते हैं। तो आईने की तरह साफ चरित्र दिखाने वाला व्यक्ति अभिनय नहीं कर सकता,
लेकिन असल जीवन में ऐसे न जाने दिलीप ओझा जैसे कितने ही पुरुष हैं जो अपने निजी जीवन को जैसे ढक कर रखते हैं और कुछ दूसरा अभिनय करने लगते हैं और सामने वाले व्यक्ति को धोखे में रखते हैं। अभिनय भी ऐसा करते कि सामने वालों को समझ में भी नहीं आता कि यह सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। इसलिए रंजना दिलीप के संपर्क में आने के बाद धोखा खाती है, क्योंकि उसने ये असल जीवन का अभिनय कभी नहीं देखा था। वह तो रोज़ अपने फिल्मों में प्रेम के लिए अभिनय करती है, प्रेम की एक्टिंग करती है, लेकिन दिलीप ने जैसी एक्टिंग की थी या दिलीप ने जैसे अभिनय किया था वह उसके समझ से बहुत परे थे। और एक पवित्र जो रिश्ता प्रेम का होता है, उस प्रेम में एक धोखा मिलने के बाद एक स्त्री का जीवन किस तरह रहा होगा इसका सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभिनेता इस शीर्षक के पीछे एक स्त्री का दर्द भी है, स्त्री का जीवन भी है। इस कहानी के कुछ निष्कर्षों पर बात की जाए तो अधूरे प्रेम की ये कहानी है। जीवन एक अभिनयशाला है और हर व्यक्ति अपने जीवन में अभिनय करता रहता है। सरल और सीधे व्यक्ति को हमेशा धोखा मिलता रहता है। प्रेम में विश्वास ही रिश्तों को जोड़ता है और विश्वास ही रिश्तों को तोड़ता है। एक को तोड़ता है, एक को जोड़ता है। सच्चा प्रेम हमेशा किताबों में दिखाई देता है ऐसा नहीं है, जो असल जीवन में भी सच्चा प्रेम होता है। लेकिन अगर वो सच्चा प्रेम दो तरफा है तो वो हासिल या समाज मान्य होता है। अगर एक तरफा है तो उसको ऐसे ही धोखों से या ऐसे ही धोखे मिलते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अभिनेता कहानी समाप्त हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम स्मशान कहानी को लेकर तुरंत उपस्थित हो जाएंगे जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।